गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका लेक्चर 2 हिंदी फर्स्ट अमराई में आपका चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट होता है। फायान की भारत यात्रा। देखिए, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वो कहाँ से, खुतन के रास्ते से कहाँ आए थे, भारत आए थे, और वो कहाँ के यात्री थे। अब आगे मैं आपको इसी के आगे बढ़ाती हूँ चैप्टर। परंतु डॉक्टर स्ट्रेन की पूर्व समृद्धि के चिन्ह पाए गए, यानी कि यहाँ पर क्या पाए गए, उनकी पूर्व समृद्धि यानी कि चिन्ह पाए गए। प्राचीन महलों, स्तूपों और बिहारों के ना मालूम कितने चिन्ह उन्हें मिले हैं। उन्होंने इस संबंध में एक पुस्तक भी लिखी है जो बड़े महत्व की है। यानी कि यहाँ आकर उन्होंने कई चीज़ें ऐसी देखी, प्राचीन यानी कि पुराने महल, स्तूपों, बिहारों यानी कि यहाँ के जो जंगल हैं उन्हीं के बारे में न बहुत ढेर सारे ऐसे चिन्ह मिले, जिससे ये प्राप्त होता है कि यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी थीं जो समृद्धि में थी, यानी कि उन्नतशील में थी, और यहाँ और जो बड़े महत्व की थी और बहुत ही ज़्यादा जिनका महत्वपूर्ण स्थान था वो यहाँ पर मिली। खुतन से फायान काबुल आया। उसके बाद उसने क्या किया, खुतन से फायान कहाँ आया बेटा, काबुल आया। उस समय काबुल उत्तरी भारत की सीमा में था। उस समय काबुल कहाँ था, उत्तरी भारत की सीमा में था। हाँ, काबुल से वह गंधार और तक्षशिला होते हुए पेशावर पहुंचा। फिर पेशावर में उसने एक बड़ा ही ऊंचा, सुंदर और मजबूत बौद्ध स्तूप देखा। उसने क्या है, बौद्ध धर्म के जो था वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी सी मूर्ति देखी। वहाँ पर देखा उन्होंने कि एक बड़ी सी मूर्ति थी, वो क्या था, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रही थी। सिंधु नदी पार करके वह मथुरा आया। फिर सिंधु नदी को वो पार करके कहाँ आया, मथुरा आया। उसने मथुरा का निम्न प्रकार से वर्णन किया। उसने मथुरा का इतना सुंदर अलौकिक वर्णन किया कि जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग दंग रह गए। मथुरा में यमुना के दोनों किनारों पर 20 संघाराम है। कहाँ है, मथुरा के में यमुना के दोनों किनारों पर 20 संघाराम है, जिसमें लगभग 3000 साधु रहते हैं। यानी कि एक आश्रम है वहाँ पर, क्या है, जहाँ पर 3000 साधु रहते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म का खूब प्रचार है। यहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार है। राजपुताना का राज बौद्ध है। दक्षिण की ओर जो देश है वह मध्य प्रदेश कहलाता है। यानी कि जो देश दक्षिण की ओर था वो क्या कहलाता था, मध्य प्रदेश कहलाता था। इस देश की जलवायु न बहुत गर्म और न बहुत शीतल, यानी कि ना ही यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा रहता था। देखिए, मध्य प्रदेश में जाहिर सी बात है, मध्य है, वहाँ मध्य यानी कि बीच में है, तो वहाँ पर क्या होता था, ना ज़्यादा गर्मी होती थी और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता था। बर्फ अथवा कोहरे की अधिकता भी नहीं है। प्रजा सुखी थी। प्रजा भी क्या थी, बहुत सुखी थी। उसे अधिक कर नहीं देना पड़ता था। कर मीन्स भुगतान नहीं करना पड़ता था, यानी कि लगान नहीं देना पड़ता था ज़्यादा। शासक लोग कठोरता का व्यवहार नहीं करते थे, यानी कि जो यहाँ के राजा थे वो बहुत ही कठिन, यानी कि बहुत ही कठोर वाला, उनसे किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान नहीं करते थे, बहुत कठोरता से, यानी कि बहुत ही अधिकता से उन्हें क्या करते थे कि बहुत अच्छा व्यवहार करते थे लोग उनसे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ के जो लोग थे वो अपनी प्रजा को क्या रखते थे, सुखी रखते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देते थे। जो लोग भूमि जोतते थे, यानी कि भूमि जो खेत में काम करते थे या बोते थे, अनुसार जहाँ है उन्हें अपनी पैदावार का एक निश्चित भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। यानी कि जो लोग केवल भूमि जोतते थे, यानी कि एक निश्चित, एक छोटा सा लगान था, यानी कि एक थोड़ा छोटा सा पैसा जो था वो उन्हें क्या देना पड़ता था, थोड़े से निश्चित भाग का राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। यानी कि वो अपना तो करते थे लेकिन साथ में उन्हें क्या देना पड़ता था, कर। जैसे टैक्स होता है बेटा, जैसे आप भी अपना कमाई करते हो तो हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है कि नहीं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देना पड़ता है कि नहीं। उसी तरह क्या होता था कि जो वहाँ पर भी था, तो जो पैदा कृषि से करता था उसे भी क्या करना पड़ता था, टैक्स के रूप में देना पड़ता। लोग अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जहाँ आ जा सकते थे। ऐसा नहीं था कि बेटा वहाँ कोई रोक टोक हो, वहाँ हर इंसान अपनी अपनी इच्छा से आ जा सकता था। अपराधी को भी उसके अपराध के अनुसार भारी अथवा हल्का दंड दिया जाता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका अपराध बहुत कम हो और क्या है,
कि और उसके अनुसार आपको क्या है, बहुत भारी दंड दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्या था कि आपका अपराध जितना बड़ा होगा उसी के अनुसार आपको भारी या हल्का दंड दिया जाता था। शारीरिक दंड बहुत कम दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि उसमें क्या है कि शारीरिक दंड यानी कि किसी को मृत्यु दे दी या जीवन भर का कारावास दे दिया, तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर क्या था कि उसकी यानी कि शारीरिक दंड जो था वो बहुत कम दिया जाता था, यानी कि कर पर या पैसे पर किसी भी तरह का उन्हें कष्ट लगा दिया जाता था। बार बार विद्रोह करने पर यानी कि बार बार दंड वो करने पर कहीं दाहिना हाथ काटे जाने का दंड दिया जाता, यानी कि हर चीज़ को बार बार यानी कि किसी के अंगेज जाना बार बार। तो फिर क्या करता था उस समय, क्या होता था कि दाहिना अंग उसका दंड के रूप में काट दिया जाता था। राजा के अंगरक्षकों के नियम से वेतन मिलता था, यानी कि वहाँ पर इतनी ये चीज़ें अच्छी थी कि जो वेतन था उन्हें समय के अनुसार मिलता था, समय पर ही मिल जाता था। ये नहीं कि 1 महीने की सैलरी अलग, 2 महीने की अलग, तो ऐसा नहीं होता था। यानी कि समय से उनके जितने भी अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड, तो उन्हें क्या मिलता था, समय पर वेतन मिल जाता था। देश भर में जीवन हत्या नहीं होती थी, यानी कि ये नहीं था कि आप जीव हत्या कर सकें, ये नहीं था। देश भर में क्या होती थी, जीव हत्या बिल्कुल नहीं होती थी। चांडालों के अतिरिक्त कोई यहाँ मद्यपान नहीं करता और ना ही लहसुन या प्याज ही खाता, यानी कि ऐसा नहीं था। वहाँ पर क्या था कि जीव हत्या नहीं होती थी। और चांडाल जो यानी कि बहुत ही जो गंदे लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा केवल क्या खाया जाता था, मदिरा पान किया जाता था, यानी कि शराब खाया जाता था और मांस खाया जाता। यहाँ कोई भी क्या करता था बेटा, लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाता था। इस देश में ना तो कोई मुर्गी ही पालन है और ना ही बतख, पालतू पशु भी कोई नहीं बेचता। बाजारों में पशु वधशालाएं अथवा मांस बेचने की दुकानें नहीं हैं। केवल चंडाल ही पशु वध करते और मांस बेचते हैं। बुद्ध भगवान के समय से यहाँ की यह प्रथा है कि राजा महाराजा, अमीर उमराव और बड़े आदमी विहार निर्माण करते हैं और उनके खर्च के लिए भूमि इत्यादि का दान पत्र लिख देते हैं। यानी कि यहाँ इस देश में ना कोई मुर्गी पालन करता था और ना ही बतख पालता था। पालतू पशु भी कोई नहीं बेचता था। ऐसा नहीं था कि कोई पालतू पशु ना लेता, लेकिन लेते थे, लेकिन वो क्या करते थे, उन्हें कोई बेचता नहीं था। केवल जितनी भी जो पशु वधशालाएं थी वो केवल कौन करता था, बाजारों में केवल चंडाल लोग यानी कि बहुत ही गंदे लोग जो मांस बेचते थे। बुद्ध भगवान के समय यहाँ की प्रथा, यानी कि जो बुद्ध भगवान थे उस समय यहाँ की प्रजा और महाराजा अमीर उमराव बड़े ही आदमी विहार निर्माण करते थे, यानी कि घूमने का, यानी कि उद्यान। आपने देखे बहुत बड़े बड़े उद्यान हैं और ये सब है, ये कहाँ पर, यानी कि उस समय वो जो जब बुद्ध भगवान का राज्य था तो वहाँ पर राजा जो क्या थे, जितने भी बड़े लोग थे वो क्या करते थे, विहारों का निर्माण करवाते थे और उनके लिए खर्च भूमि दान पत्र आदि दिए जाते, यानी कि उनकी जितनी भी रख रखाव की स्थिति होती थी वो सब कौन करता था, राजा महाराजा करते। पीढ़ियाँ गुजर जाती थी, यानी कि दिन प्रतिदिन पीढ़ियाँ गुजर जाती थी, एक से एक राज्य से दूसरे राज्य आता था, लेकिन वे विहार जो कि विद्यमान रहते थे उसी जगह वैसे ही सुरक्षित रहते थे। क्यों रहते थे बेटा, इसलिए सुरक्षित रहते थे क्योंकि लोग जो थे वो राजा महाराजा की ही देख रेख में और उनके पैसे पे ही रहते थे। उनका खर्च दान द्वारा दी गई भूमि से चलता था। जैसे भी उनकी जो भूमि थी वो जो दान में दी गई थी उन्हीं के द्वारा उनका खर्च चलता था। उस भूमि को कोई नहीं छीनता था। ऐसा नहीं था कि जो दूसरा राजा आया उसने क्या किया कि उस राज्य को छीन लिया, उसकी भूमि को छीन ली, यानी कि उनके क्या है बिहारों को छीन लिया या फिर पैसा नहीं देना, तो ऐसा कुछ नहीं था। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो कार्य चलता रहता था। बिहारों में रहने वाले साधुओं को वस्त्र भोजन और बिछौना मुफ्त में मिलता था, यानी कि जो वहाँ पर विहार यानी कि बहुत वहाँ के जो घूमने वाली जगहों पर जो साधु रहते थे वहाँ पर उन्हें क्या मिलता था, वस्त्र भी मिलता था, भोजन भी मिलता था और बिछौना भी मुफ्त में मिलता था। थैंक यू बेटा। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में इसके आगे का एक्सप्लेन होगा। ओके।